नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, तो आज भी शुरू करता हूं मैं अपनी बात। अखबारों का बंडल मेरे हाथ में है, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, हर रोज मैं आपको बताता हूं। आज शुरुआत करेंगे हम चीन की बात से। जिस ढंग से चीनी सेना की बड़े पैमाने पर एलएसी के पास लद्दाख के अलग अलग इलाकों में मोर्चेबंदी हो रही है, जिस ढंग से चीनी सेना की, चीनी वायुसेना की, चीनी टैंक, मिसाइल और तमाम तरह के सैन्य साजो सामान की एलएसी के चारों तरफ, अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक और लद्दाख तक जबरदस्त मोर्चेबंदी की खबरें आ रही हैं। उससे क्या पता चल रहा है? हेडलाइंस आप देख रहे हैं, ये हेडलाइंस कल और आज के अखबारों की हेडलाइंस है। मेरे चारों तरफ की ये हेडलाइंस क्या संकेत दे रही हैं, क्या संदेश दे रही हैं? कुछ हेडलाइंस से ऐसा लगता है कि हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ खबरों से ऐसा लगता है कि चीन ने जिस ढंग से तैयारी की है, जब अभी तैयारी यकीनन भारत की तरफ से है और यकीनन चीन अगर कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो जवाब भारत की सेना भी देगी और उसके लिए बराबरी के स्तर पर भारतीय सेनाओं की तैनाती हो रही है। लेकिन क्या देश को अभी इस बारे में जानकारी देना जरूरी है? क्या देश को पता नहीं होना चाहिए कि दरअसल एलएसी पर हो क्या रहा है? क्या भारत के विपक्ष को, सरकार को अब भरोसे में नहीं लेना चाहिए? अगर चीन भारत को युद्ध के लिए मजबूर कर रहा है, अगर चीन भारत को युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहा है, या चीन भारत पर किसी भी ढंग से एलएसी पर दबाव बना रहा है, या चीन भारतीय दावेदारी वाले इलाकों में घुस आया है और लगातार बड़े पैमाने पर अपने सैन्य साजो सामान और अपने निर्माण कर रहा है, तो क्या देश को भरोसे में लेने का वक्त नहीं आ गया है? मेरे चारों तरफ की हेडलाइंस बहुत कुछ इशारा कर रही है, हालांकि इन हेडलाइंस में बहुत कुछ छिपी भी हो सकती है। बहुत सारी जानकारियां अखबारों में जो छन छन कर आ रही है, खासतौर से 3-4 अंग्रेजी अखबारों में, उससे पता चल रहा है कि वहां एलएसी के पास लद्दाख के अलग अलग इलाकों में हालात बहुत चिंताजनक होते जा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत की सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकती, इस पर कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि क्या सरकार अब देश को बताएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी, अगर ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जून में उन्होंने कहा था कि ना कोई घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई किसी ने कब्जा किया है, तो क्या आज प्रधानमंत्री मोदी 2.5 महीने बाद इन खबरों को देखकर, जो यकीनन हम सबसे 1000 गुना ज़्यादा उनके पास जानकारी होगी क्योंकि सरकार उनकी, इंटेलिजेंस उनकी, सेना उनकी, सब कुछ उनको पता होगी, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को अब देश को भरोसे में लेने की ज़रूरत नहीं है या वो वक्त नहीं आया? इन हेडलाइंस के नज़रिए से, इन हेडलाइंस का विश्लेषण करते हुए मैं खबरों पर आता हूं और उसके बाद शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कुछ और खबरें हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीज़ें आप चैनल पर देख रहे होंगे, इसलिए उसका जिक्र अभी फिलहाल नहीं करूंगा, आगे बात करता हूं। इस बीच राफेल की तस्वीरें आप देख रहे होंगे क्योंकि आज राफेल को लेकर एक उत्सव का माहौल है, लेकिन चिंता चीन की है। तो हम चीन से शुरू करते हैं। आज के अखबारों की हेडलाइंस, कई अखबारों में है हेडलाइंस क्या खबर चीन को लेकर। इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स की खबरों के जरिए मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल एलएसी के पास जो स्थिति है कितनी खराब होती जा रही है। सरकार की तरफ से छिटपुट बयान आ रहे हैं। जयशंकर ने बीते 7-8 दिनों के दौरान अपनी किताब के बारे में इंटरव्यू देते हुए इशारों में या कभी खुलकर कहा है कि 62 जैसे हालात हैं, लेकिन ये तो बात अब देश को बताने की है कि वो क्या हालात हैं और देश किस दिशा में जा रहा है। तो हेडलाइन के बाद अब खबरें, ये सारी हेडलाइन कल और आज की है मेरे चारों तरफ। इस हेडलाइंस को देखकर आप अंदाजा, और ये हेडलाइंस आपको इस तरह से टेलीविजन पर खबर नहीं दिख रही होगी क्योंकि टेलीविजन चैनल्स को फुर्सत नहीं है। राणावत वर्सेस राउत, कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे, बीएमसी वर्सेस कंगना और बहुत सारी चीज़ें दिन रात लगे हैं। और कंगना राणावत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी है।
चैनल उन्हें मान लिया उन्होंने कि लक्ष्मीबाई के अवतार हैं, वो चुनौती दे रही हैं। उद्धव ठाकरे को तू तड़ाक की भाषा में इस्तेमाल कर रही हैं। संजय राउत उन्हें क्या कह चुके हैं आपको पता होगा। बीएमसी बुलडोजर लेकर जा रही है, हाईकोर्ट बीएमसी को चपत लगा रही है, फटकार लगा रहा है हाईकोर्ट, और उसके बाद तमाशा जारी है। लेकिन चुनौती चीन से है, चुनौती एलएसी पर है, और जानकारी भारत सरकार को अब देश को देने का वक्त है। तो खबर क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स में खबर है मनु पब्बी की, ये हेडलाइन है, आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद मैं कई खबरें बताता हूं, इससे आपको अंदाजा लगेगा। और ये खबरें शायद आपको पता नहीं चलती हुई, ये खबर है इकोनॉमिक टाइम्स में। इस खबर में इसका टेक्स्ट मैं यहां लगा रहा हूं। इस खबर में जो मनु पब्बी ने लिखा है, अलग अलग अखबारों में खबर है, फिलहाल मैं इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से बता रहा हूं। इसमें जो खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि 50,000 ट्रूप्स, चीनी जवान पीएलए के, सरफेस टू एयर मिसाइल, लार्ज सेक्शन ऑफ रॉकेट फोर्सेज, 150 फाइटर एयरक्राफ्ट एलएसी के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के पास चीन ने तैनात की है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। अनुमान है कि पीएलए ट्रूप्स का ये बिल्डअप सीधे बीजिंग के निर्देश और नियंत्रण से हो रहा है। लोकल मिलिट्री कमांडर की भूमिका इनकी तैनाती में नहीं है। जो कुछ हो रहा है, पीएलए की जो कुछ भी हरकत है, वो सीधे बीजिंग से कंट्रोल्ड है। इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है अगर सीधे बीजिंग से है, मतलब आप समझ सकते हैं टॉप लीडरशिप से, और अगर टॉप लीडरशिप से है तो उसका मतलब भी समझ सकते हैं। पैंगोंग का दक्षिणी किनारा नया कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है, और चीन वहां लगातार यथास्थिति बदलने और भारतीय सेना के पोजीशन का आकलन करने में लगा हुआ है। चुशुल इलाके में भी पीएलए ने, ये मैं इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, पीएलए ने टैंक और इन्फेंट्री व्हीकल्स बॉर्डर के पार भेजने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने रोका। पैंगोंग के उत्तरी किनारे पर तनाव पहले से बना है। भारतीय सेना फॉरवर्ड लोकेशंस पर अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मई से ही फिंगर 4 तक पीएलए ने कब्जा कर रखा है, ये इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है। और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अगर वहां 50,000 जवानों की तैनाती, सरफेस टू एयर मिसाइल, 150 फाइटर एयरक्राफ्ट और स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर इन सब का होना, ये खबर है। इसी में विस्तार से इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, और इससे ये चिंता जरूर दिखती है कि चीन के इरादे इस बार ठीक नहीं है। हम जवाब देंगे, भारत की सेना के शौर्य पर सबको भरोसा है, लेकिन सवाल यह है सरकार कैसे भरोसे में ले देश को और विपक्ष को, और बताए कि अब क्या होने वाला है और क्या तैयारी है, क्या योजना है। क्योंकि जब पहले सरकार यूपीए की थी, मोदी विपक्ष में थे, हर रोज सवाल पूछते थे, हर रोज। 2013 में जब ऐसे ही मोर्चेबंदी हुई थी, तब ये इतना बुरा हाल नहीं था जिसका जिक्र अभी किया जा रहा है। तो सवाल उठता है, आज के विपक्ष को, आज देश की जनता को क्या बताया जाना चाहिए, क्योंकि वो बयान, आखिरी बयान दर्ज है कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी ने कब्जा किया। अब स्थितियां कुछ और हैं। ये सारी हेडलाइन इस तरफ इशारा कर रही है। इसी तरह की खबर इकोनॉमिक टाइम्स की, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में जानकारी है, वैसे द हिंदू में खबर है। हिंदू में खबर विजेता सिंह की है। ये डिफेंस की अच्छी जानकार है, लगातार ये खबरें लिखती हैं। ये हिंदू की हेडलाइन है, ये देख पा रहे हैं आप। हिंदू की पहली हेडलाइन है, मैसिव चाइनीज बिल्डअप ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग लेक। ये हिंदू की हेडलाइन है। और इसमें खबर क्या है, इसमें खबर जो विजेता सिंह ने लिखी है उसमें है, पैंगोंग के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना का जबरदस्त बिल्डअप। एक तरफ जहां भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों के सामने मोर्चेबंदी में जुटी है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इन खबरों का अनुवाद करता हूं ताकि मैं हिंदी में सीधे आपको बता सकूं कम वक्त में। वहीं चीन ने उत्तरी किनारे पर फिर से अपनी तैनाती और सेनाओं का जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। बुधवार को भी कमांडर लेवल की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। पीएलए ने रिज लाइन पर कब्जा जमा रखा है। रिज लाइन मतलब ऊंची चोटियों पर। चिंता की बात यह भी है कि चीन ने दोनों तरफ से अपने ट्रूप्स की तैनाती बढ़ाई है, दोनों तरफ से। पैंगोंग के उत्तरी किनारे और पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से चीन ने अपने ट्रूप्स की, अपने जवानों की तैनाती बढ़ाई है। और चीन डोमिनेट कर रहा है कई जगहों पर। मॉस्को में विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले चीन की हरकत
क्या संदेश दे रहा है, ये खबर में इनका आकलन है। और उसके बाद 45 साल में पहली बार चीन की तरफ से LAC पर फायरिंग हुई। बुधवार को चीनी मीडिया में खबर थी कि एयर डिफेंस ट्रूप्स, बॉम्बर्स, पैराट्रूपर्स, स्पेशल फोर्सेज समेत इन्फेंट्री यूनिट का जमावड़ा किया जा रहा है। ये खबर आई थी, ये कुछ हिंदी अखबारों में भी है, मैं आपको बताता हूँ। और चीनी मीडिया की तरफ से भारत को डराने धमकाने इस तरह की भी खबरें प्लांट की जा रही है, बताई जा रही है कि जैसे चीन की सेना देश भर से इकट्ठा करके और इस इलाके में, लद्दाख और तिब्बत के इलाके में भेजी जा रही है, एक तरह से भारत पर दबाव बनाने या ऐसा माहौल बनाने की चीनी मीडिया की तरफ से भी ऐसी खबरें प्लांट हो रही है। लेकिन वो उनकी हरकत है, उनकी फितरत है, वो करते हैं। हमारा सवाल अपनी सरकार से, हमारा सवाल अपने प्रधानमंत्री से कि अब देश को आप बताइए क्या हो रहा है। यही खबर हिंदुस्तान टाइम्स की लीड है, क्योंकि ये खबरें चैनल पर दिखेगी नहीं, चैनल ये सवाल पूछेगा नहीं, चैनल उलझा हुआ है कंगना की कहानियों में। रिया को 2 महीने तक, 2.5 महीने तक रिया को जेल भिजवाने में सारे चैनल उलझे रहे। और अगर चैनल पर नेता आते हैं बीजेपी और कांग्रेस और इस विषय पर सवाल भी होते हैं तो सारे सवाल उनके विपक्ष पे हो जाते हैं और बीजेपी भी विपक्ष को घेरती है और घेरते घेरते ये ठेलते ठेलते अक्साई चीन और 62 तक चले जाते हैं। और इस समय क्या हो रहा है बीते 4 महीने से, इस पर सवाल वहीं दफन हो जाते हैं, उसी 6 विंडो 8 विंडो के डिबेट में वहीं ख़त्म हो जाते हैं। 1 घंटे पहले सवाल से शुरू होता है और आखिर में वहीं ख़त्म हो जाता है कि 62 में ये हुआ, अक्साई चीन पर कब्जा हुआ, आपने क्या किया कि इनको बोलेंगे, बात खत्म। खबर क्या है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, यहाँ भी पहली हेडलाइन यही है, आप देख पा रहे हैं। ये हेडलाइन भी मैं टेक्स्ट में लगा रहा हूँ। अब यहाँ भी खबर, हिंदुस्तान टाइम्स भी यही खबर लिख रहा है, जिसमें राहुल सिंह की खबर है हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कि हर रोज़ 20 से 30 टैंक, हज़ारों जवान और सैन्य साजो सामान चीन उस इलाके में बढ़ाता जा रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में वही खबर कि 50,000 जवान, 150 बम वर्षक विमान, टैंक्स, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी तैनाती ज़बरदस्त चीन ने की है। हालांकि भारत की तरफ से भी बराबर के स्तर पर तैनाती हो रही है। भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाके में, भारतीय सेना ने भी अपनी पोजीशन मजबूत की है। हाल के दिनों में जब दक्षिणी तरफ, पेंगोंग के दक्षिणी किनारे की तरफ चीन ने घुसपैठ या अतिक्रमण की कोशिश की थी, जिसकी जानकारी आपको मिली होगी 10 दिन पहले। और उसी दौरान, उसी तनातनी के बीच में एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान की मौत भी हुई थी जब बारूदी सुरंग के शिकार हुए थे। भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। फिंगर 4 के पास चीनी सेना से कुछ 100 मीटर दूरी पर हमारी सेना है। अब ये हर अखबार में, हिंदू में भी यही खबर है, यहाँ भी यही खबर है कि जो हमारी सेना की तैनाती अब 200-300 मीटर पर है। एक तरह से देखें तो चीनी सेना और भारत की सेना आमने सामने है, आमने सामने। और कल की खबर आपने देखी होगी, हेडलाइन जो सारे अखबारों की हेडलाइन थी कि चीनी किस तरह से वहां आए भाले फरसे के साथ। तस्वीरें कल वायरल हुई थी और उसके बाद जब बातचीत से या चीनी अधिकारियों से पूछने की कोशिश की गई तो उनका तर्क या उनकी दलील ये है कि वो वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर गए थे, जबकि वो भाले और फरसे जैसे उनके हथियार थे। ये कल की हेडलाइन है जो आपने देखी होगी इंडियन एक्सप्रेस समेत सारे अखबारों की। और उसमें वही तस्वीर जो कल चाइनीज जो हथियार जिस तरह से आए थे, हथियारों के साथ भाले फरसे और लोहे के लंबे लंबे रॉड जैसे हथियार, उसको लेकर कल के अखबारों में खबर थी, आपने देखा होगा। ये सारे अखबारों की हेडलाइन कल थी और उसमें PLA ने अग्रिम चौकी की तरफ बढ़ने की कोशिश की और रेजांगला इलाके में बर्छे भाले के साथ दिखे चीनी सैनिक। ये खबर कल की थी और आज की भी वही खबर है। और अगर देखेंगे आज के अखबारों की भी हेडलाइन, कुछ अखबारों की हेडलाइन है। अब सवाल ये उठता है दोस्त कि इस पर बात कब होगी। यही खबर यहाँ भी है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, यहाँ भी वही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली हेडलाइन ये है, इंडिया विल रिटेलिएट इन केस चाइना ब्रीचेज रेड लाइन्स, टॉप ऑफिशियल। और जाहिर है भारत रिटेलिएट करेगा और भारत जवाबी कार्रवाई करेगा अगर चीन रेड लाइन्स को तोड़ेगा, मतलब चीन जो सीमा है, लक्ष्मण रेखा लांघेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। बट चीन यहां तो पहुंचा है कि आज क्या हम डिफेंसिव पोजीशन पर हैं, क्या चीन ऑफेंसिव हो रहा है, क्या चीन एग्रेसिव हो रहा है और हम डिफेंस में हमने तैयारी की है, ये सवाल है।
चीन अपनी सेनाओं की एडवांस तैनाती कर रहा है अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, और हम बचाव में मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अगर हम मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब उकसावे वाली कार्रवाई चीन की तरफ से हो रही है, मोर्चेबंदी चीन की तरफ से हो रही है, हम जवाबी रक्षात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति आई क्यों, और अगर आई तो इस स्थिति से निपटेंगे कैसे, ये सवाल बहुत बड़ा है। मुलाकातें हो चुकी पहले, अजीत डोभाल से बात, फोन पर लंबी बात या वीडियो कॉल के जरिए बात, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। 2 महीने पहले रक्षा मंत्री से मुलाकात मॉस्को में, और अब विदेश मंत्री से मुलाकात की बात, कमांडर लेवल की तो कई बार बात हो चुकी, कोई रास्ता दिखा नहीं। उसके बाद इसी तरह की कुछ खबरें अखबारों में हैं, उसके बाद मैं लौटता हूं बाकी खबरों पर, क्योंकि मुझे लगता है जो खबरें आप चैनल पर लगातार देख पा रहे हैं उन खबरों से वो बात निकलती नहीं है, क्योंकि वो खबरें वो हैं जो रिया, कंगना और मसालेदार खबरें आप लगातार देख रहे हैं, उसमें चीन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो छूट रही हैं। तो ये एक खबर है चीन को लेकर, कुछ हिंदी अखबारों ने भी छापा है। नवभारत टाइम्स में जैसे पहले पन्ने पर है, उसके बाद मैं आता हूं दूसरी खबरों पर। नवभारत टाइम्स में आज जैसे पहले पन्ने पर छापा है, चोटियां गर्म, चीन से होगी शिखर वार्ता। उस शिखर वार्ता का जिक्र है जो जयशंकर से होना है मॉस्को में, और उसके बाद चीन ने बढ़ाई सैनिकों की और टैंकों की तैनाती, और उसमें विस्तार से नवभारत टाइम्स ने लिखा है, चीन के एक अधिकारी ने कहा कि कैसे चीनी टैंकों की तैनाती पर भारत दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और स्पांगुर गैप के पास 15-20 टैंक तैनात किए गए हैं। चीन ने मोल्डो इलाके में 5 से 7 हज़ार सैनिक भी तैनात किए हैं, पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में तैनात किए। ये सारी जानकारियां हैं, और उसके बाद नवभारत टाइम्स ने पिछले पन्ने पर भी विस्तार से इस खबर को छापा है। इस पन्ने पर भी नवभारत टाइम्स में चीनी सैनिक बढ़े, भारत ने भी ऊंचाई पर भेजे ज़्यादा जवान, और उसके बाद 3 बॉक्स नवभारत टाइम्स ने छापा है। इस बॉक्स में जो जानकारियां हैं, टैंक दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश, वही जो शुरू में मैं कह रहा था, मोल्डो में चीन के 5 से 7 हज़ार जवान, और उसके बाद यहाँ चीन ने कैसे 15-20 टैंक स्पांगुर गैप कोई जगह है वहाँ तैनात किए हैं, और अलग अलग इलाकों में चीन कैसे इस तरह की मोर्चेबंदी कर रहा है जिससे भारत पर एक दबाव बने। यकीनन बार बार मैं कहूँगा, भारत की सेना, भारत के इकबाल और भारत की ताकत पर भरोसा है, इस पर किसी को कोई सवाल नहीं। ये बहुत आसान नैरेटिव है, चालाकी वाला नैरेटिव है बीजेपी नेताओं का, कि जैसे ही ये सवाल पूछेंगे, चाहे कोई पत्रकार पूछे, कोई बुद्धिजीवी पूछे, कोई विपक्ष का नेता पूछे, तुरंत वो कहें सेना पे आपको भरोसा नहीं है, आपको सेना पर भरोसा नहीं है, क्या आपको सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है, आप सेना पर सवाल उठाने। अरे भाई, सेना पर सवाल नहीं है, सवाल नेतृत्व पर है, सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर है, सवाल प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर है, क्योंकि चीन के साथ कैसे रिश्ते होंगे ये 6 साल से पॉलिटिकल लीडरशिप तय कर रही थी। पॉलिटिकल लीडरशिप, भारत की और चीन की लीडरशिप के बीच संवाद हो रहा था। तो सवाल उठता है वहां, और पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा ना घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप को देश के सामने स्थिति, वस्तु स्थिति रखनी चाहिए। सवाल वहां है, बार बार सेना की आड़ न ले, नेहरू की आड़ तो बहुत ले ही रहे हैं, तो बार बार मेरा सवाल सिर्फ इतना है। और ये खबर नवभारत टाइम्स में है, दैनिक हिंदुस्तान के भी पहले पन्ने पर है, और मैं इसलिए इस खबर पर ज़्यादा बात कर रहा हूँ। आप में से बहुतों की दिलचस्पी रिया और बाकी खबरों में होगी। कंगना की, रिया की खबर तो मोटे तौर पर ख़त्म हुई है, अब सिर्फ इतनी आज के अखबारों में खबर है कि उसने अपने बयान से वो पलटी है। उसने एनसीबी के अधिकारियों के सामने जो बयान दिया, अदालत में जमानत के लिए अप्लाई करते समय उन्होंने कहा कि वो बयान उनसे जबरन लिए गए, उन्हें डराकर उनसे बयान लिए गए, कोई महिला अधिकारी भी नहीं थी। घंटों जो 3-4 पुरुष अधिकारियों ने पूछताछ की और मजबूरी में बयान दिया, ये उन्होंने बयान से मुकर गई हैं। अब ये देखना होगा कि कोर्ट में क्या होता है। हालांकि कुछ धाराओं में एनसीबी में जो अधिकारियों के सामने बयान हैं वो एडमिसिबल होते हैं। पुलिस में क्या होता है कि पुलिस के सामने के बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं होती है, 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है। यहाँ देखना होगा कि किस बयान से किस धारा में था, उसके बारे में समझना होगा। खैर, हिंदुस्तान में भी पहले पन्ने पर है, भारत चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता पर सहमति। अब ये वार्ता तो लगातार हो रही है, इस वार्ता से कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इसी में नीचे है, रेजांगला में डेरा, सूत्रों का कहना है चीनी सैनिक रेजांगला में अब भी भारतीय चौकी के पास डेरा डाले हैं। ये सैनिक रॉड और भालों से लैस हैं। रॉड और भालों से लैस की खबर मैंने बताई, तो ये दोस्तों चीन की खबर है। उसके बाद कोरोना का क्या हाल है आपको पता होगा। बेरोजगारी और मंदी और
तमाम तरह के धंधे चौपट होने से लेकर नौकरियां जाने की क्या जानकारी होगी आपको पता होगी। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में भी चाहता हूं उसकी बात करूं। देश के युवाओं ने जो सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल के हिस्सा नहीं थे, बीते 4-5 दिनों से एक मुहिम चलाई रात 9 बजे 9 मिनट, और ये मोदी से ही इंस्पायर होंगे जिस ढंग से मोदी ने रात 9 बजे दीप दिए जलाने की अपील की थी। और वैसे ही देश के बेरोजगार युवाओं ने अभी रेलवे की परीक्षाओं के में देरी के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसमें 5 तारीख को लाखों ट्वीट हुए थे। कल भी ऐसी मुहिम चली और उसका नतीजा ऐसा हुआ कि न सिर्फ लाखों ट्वीट्स हुए, बल्कि सैकड़ों हजारों वीडियो और तस्वीरें ट्विटर पर भर गई रात में देर रात तक, जिसमें युवा रोजगार मांग रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। आपको पता होगा रेलवे से लेकर LIC के निजीकरण की बात हो रही है, उसका विरोध कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां मांग रहे हैं और लगातार सरकार की तरफ से बेरोजगारी को लेकर जो कान में तेल डालकर सोई हुई सरकार है उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे वीडियो और ऐसी खबरों और ऐसी तस्वीरों से कल रात ट्विटर भर गया था। कुछ तस्वीरें कोशिश कर रहा हूं कि मैं दिखा दूं, लेकिन अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो सवाल मुख्यधारा की मीडिया से गायब है। बेरोजगारी का सवाल, युवाओं का सवाल, मंदी का सवाल, गरीबी का सवाल, सरकार की तरफ से जो ऐलान किए जाते हैं बड़े बड़े 20 लाख करोड़ के पैकेज और न जाने कौन कौन से पैकेज, वो पैकेज दरअसल ज़मीन पर उन पैकेज का क्या अंजाम है, इस पर कहीं कोई बात नहीं है। तो वो खबरें हैं कोरोना को लेकर। एक जो चिंताजनक खबर ये है कि कोरोना का विस्तार, और दूसरी खबर ये है जो शॉकिंग है, शॉकिंग नहीं कह सकते हैं कि झटका लगने वाली खबर है, कि जिस ढंग से जो एस्ट्राजेनिका का जो वैक्सीन का टेस्ट चल रहा था वो ट्रायल रोक दिया गया है। ये खबर शायद आप तक पहुंची होगी, क्योंकि देश भर के अखबारों में छपी होगी। ये ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट पुणे कर रहा था, और उसके बाद भारत में चल रहे ट्रायल, हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने जब कहा कि हम ट्रायल जारी रखेंगे तो उन्हें नोटिस भी मिली, लेकिन खबर आपको पता होगी कि एक वॉलंटियर को ये जो यूके में टेस्ट हो रहा था, एक वॉलंटियर बीमार हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका का ये वैक्सीन कोविशील्ड के 3rd लेवल का, तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा था, जिसमें एक वॉलंटियर, ये इसमें क्या होता है, ये लोग वॉलंटियर से संपर्क करते हैं या अपील करते हैं, और बहुत सारे लोग खुद को वॉलंटियर करते हैं और उन पर ये ट्रायल होता है। तो जिस पर ट्रायल हो रहा था उसमें एक वॉलंटियर बीमार हुआ, और उस बीमार होने की वजह से वो ट्रायल दुनिया भर में रोक दिया गया, जो अलग अलग देशों में हो रहा था ऑक्सफोर्ड की उस वैक्सीन पर तीसरे दौर का ट्रायल। हालांकि ट्रायल रोके जाने पर उसने कहा है, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका ने कहा है कि संभावित साइड इफ़ेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ इतना कहा कि पोटेंशियली अनएक्सप्लेन्ड इलनेस है उस वॉलंटियर का, इसलिए फ़िलहाल रोक दिया गया। और अलग अलग मुल्कों में अभी इस पर ट्रायल चल रहा है। लेकिन हाँ, इस ट्रायल से रफ्तार और जो वैक्सीन की एक उम्मीद थी उसको एक झटका सा लगता हुआ दिख रहा है। कई अखबारों में खबर छपी है। हालांकि भारत के जो कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के नेशनल कोविड टास्क फोर्स के मेंबर के श्रीनाथ रेड्डी, उनके हवाले से है कि सिर्फ इसी वैक्सीन पर निर्भरता नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करें, मतलब और भी वैक्सीन पर बात कर रहे हैं। ये कई अखबारों में है, भास्कर में भी है, हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान में भी उसी तरह से है कि इस टीके से रोग से कैसे चिंता बढ़ी है और इसके बाद इससे देर हो सकती है, और ये एक चिंता की खबर। ये भास्कर ने भी ऐसे ही छापा है। ऑक्सफोर्ड के टीके पर दुनिया भर में रोक और दुष्प्रभाव की जांच कर रही है एस्ट्राजेनिका, और उसमें भारत में पुणे सीरम इंस्टीट्यूट इसके ट्रायल कर रहा था। लेकिन पहले उसने कहा कि हम ट्रायल जारी रखेंगे, लेकिन फिर उन्हें नोटिस मिला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कि फ़िलहाल आप रोकिए, अगर दुनिया भर में रुका है तो फिर उन्होंने भी शायद रोका है। ये खबर है। हिंदुस्तान ने इसी मुद्दे पर एक संपादकीय लिखा है, अभी और इंतज़ार, और इसी पर चिंता है कि ये जो हम उम्मीद कर रहे थे, जिस वैक्सीन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, उसके मार्ग में नई बाधा आना अफसोस की बात है, लेकिन देखा जाएगा जो भी होगा। इस तरह से एक खबर ये है। उसके बाद कोरोना को लेकर दिल्ली में कोरोना की लगातार संख्या और तादाद बढ़ने की खबर भी है, और आपको ये भी पता होगा कि कोरोना एक दिन में 1 लाख संक्रमित मरीजों की तादाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
97,399 मरीज एक दिन में मिले। अब हम 2,000-2,500 बढ़ेंगे तो 1 लाख पार कर जाएंगे। और ये बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूँ, मुझसे ज़्यादा आप सब समझते होंगे, ये बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हालांकि एक तर्क ये है कि जितना टेस्ट हो रहा है उसके हिसाब से ये बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके बढ़ तो रहा है और बढ़ बहुत तेज़ी से रहा है। और इस बार अब ये ग्रामीण इलाकों में और ऐसे इलाकों में बढ़ रहा है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी है। तो उस स्तर पर भी, उस लेवल पर भी हम मुश्किलों का सामना हमें सामना करना पड़ सकता है। ये खबर मोटे तौर पर कई अखबारों में है और अमर उजाला में भी है। दिल्ली को लेकर खबर मैंने बताया, हालांकि केजरीवाल बार बार कह रहे हैं चिंता की बात नहीं है, सिर्फ ट्रायल की वजह से हुआ। अब एक खबर जिस पर शुरू में मैंने नहीं बात की, लेकिन थोड़ी बात उस पर ज़रूरी है, कंगना रनावत को लेकर। कंगना ने जिस ढंग से, पहले तो कंगना को संजय राउत ने अगर हरामखोर शब्द इस्तेमाल किया था वो गलत था। किसी के लिए भी इस तरह के शब्द और किसी नेता की तरफ से, नेता और ट्रोल में फ़र्क होता है। संजय राउत को किसी सूरत में ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नंबर 1। अब सवाल उठता है उसके बाद का, कि उसके बाद कंगना जो कर रही है, उद्धव ठाकरे को लेकर उनका एक वीडियो रिलीज हुआ कल, और तू तड़ाक, तुम उद्धव ठाकरे, ऐसे तो बात नहीं हो सकती है। एक तो मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया, उम्र का भी लिहाज करिए, कुछ संस्कार भी होंगे आपके। आप जिनसे असहमत होंगे, क्या उन्हें आप उस लहजे में पुकारेंगे? अब बहुत सारे लोग तर्क दे सकते हैं, इस वीडियो में भी कहेंगे कि वह संजय राउत ने भी तो हरामखोर कहा। लेकिन अब इन सब के बीच राजनीति को भी समझिए कि कंगना रनावत के साथ कौन लोग हैं। पूरी सरकार है। मिनट नहीं लगे कि कंगना रनावत को वाई कैटेगरी की Y+ सुविधा मिल गई, और पैरामिलिट्री के फोर्सेज के जवान, CRPF के जवान जिस ढंग से उनकी घेराबंदी करके कल उनको ले गए, और एयरपोर्ट से लेकर हर जगह बहुत कुछ नाटकीय भी दिख रहा। कंगना रनावत बीच में क्वीन की तरफ चल रही हैं, चारों तरफ 15-12 जो CRPF के जवान हैं, कमांडो है, घेरा बनाए हुए उनके साथ साथ ऐसे चल रहे हैं जैसे वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा हो। तो ये वीडियो अपॉर्चुनिटी के लिए भी, पिक्चर अपॉर्चुनिटी जिसको फोटो ऑप, और उसके बाद वो जाना, और उसके बाद उसके बाद फिर BMC ने किया, वो भी उतना ही गलत है। BMC ने जिस ढंग से कंगना रनावत के उस ऑफिस का स्ट्रक्चर, जो भी बाहरी स्ट्रक्चर था या अंदर का जो भी अतिक्रमण था या गलत निर्माण था, जो कुछ भी था, उसको गिराया, वो भी बहुत जल्दबाजी और बदले की कार्रवाई की तरह लगता है। हाईकोर्ट ने यही कहा, हाईकोर्ट ने रोका भी। इसकी ज़रूरत BMC को इस तरह से तुरंत जवाबी कार्रवाई की नहीं थी। उस तरह से अगर बयान और बहस हो रही है तो बुलडोजर लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बात इतनी नहीं है। बात इतनी है कि कल पूरे दिन चैनल के लोग, मीडिया के लोग अचानक कंगना के पक्ष में यूं खड़े हुए जैसे कंगना कुछ गलत ही नहीं है। कंगना ने जो किया इस पूरे मामले में, रिया के मामले में, 2.5 महीने पहले कंगना ने नेपोटिज्म और वंशवाद से शुरू किया, और दर्जनों लोगों के नाम लेकर किस किस के बारे में क्या बोला आपको पता होगा, और किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करती हैं। अगर वो उस तरह से कर रही हैं तो फिर दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मर्यादा तोड़ने की लड़ाई है। उसमें मीडिया क्यों पक्षधर बनेगा, और क्यों मीडिया को किसी का कवच बन जाना चाहिए? कल बहुत सारे एंकर्स कंगना के महिला होने की दुहाई दे रहे थे कि कंगना एक महिला है, और उसके बाद भी एक महिला पर इस तरह का हमला। भाई, वो एंकर्स और वो टेलीविज़न के रिपोर्टर्स वही लोग थे जिन्होंने 2.5 महीने तक लिंच करने की हद तक पीछा किया रिया चक्रवर्ती का, और रिया चक्रवर्ती को जेल भिजवाने की सुपारी ली या मुहिम चलाई, और आखिर जेल भिजवा कर दम लिया, तब उन्हें महिला नहीं नजर आई। रिया चक्रवर्ती एक लड़की के आसपास चारों तरफ 150 रिपोर्टर माइक लेके किस स्थिति में थे, तस्वीरें आपने देखी होगी, तब वो महिला नहीं थी। जब वो अपना पक्ष रख रही है तो आप ट्रोल कर रहे हैं, तब वो महिला नहीं है। वो महिला नहीं है, कंगना महिला है, क्योंकि कंगना से आपका एजेंडा सत्ता है। और उसके बाद कंगना के बयान, कंगना की ललकार, ऐसा लग रहा है कंगना का एक बयान, मैं इसलिए इस पर बात कर रहा हूँ। अब जैसे कंगना खुद की तुलना झांसी की रानी से करती हैं, और न डरूंगी न झुकूंगी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी। दैनिक जागरण में अंदर के पेज पर छपा हुआ है ये कंगना रनावत के हवाले से। अब सवाल उठता है, क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ऐसे हो जाएगा और उनके पद चिन्हों पर क्या चलेंगी? लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी का क्या इतिहास था? क्या वो फिल्म मेकिंग से जुड़ी थी? क्या उनका वही इतिहास था जो किसी आज की तारीख में फिल्म मेकर और एक्ट्रेस का इतिहास है? झांसी की रानी के पद चिन्हों पर चलने के लिए पहले झांसी की रानी और उस दौर की स्थितियों को समझ लीजिए।
उनके संघर्ष को समझ लीजिए और उसके बाद आप बात करिए। कोई भी स्वयंभू कह दे कि मैं झांसी की रानी हो गई और लोग उनको झांसी की रानी मानकर उसी तरह से लक्ष्मीबाई मान भी रहे हैं और उसी तरह से ट्रेंड करा रहे हैं। और उसी तरह से दैनिक भास्कर का एक संपादकीय है। संपादकीय क्या है? सत्ता का मनमाना इस्तेमाल। ये दैनिक भास्कर ने लिखा है, माफ करें दैनिक जागरण ने लिखा है। दैनिक जागरण का संपादकीय है सत्ता का मनमाना इस्तेमाल। अब पूरे संपादकीय में सिर्फ कंगना का पक्ष लिया हुआ है कि कंगना के साथ ये हुआ, कंगना के साथ वो हुआ, ये घिनौना है, ये सत्ता का अहंकार है, ये मूल्यों मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई गई। मैं सब कुछ मान लेता हूं कि ये सत्ता का अहंकार था कि बीएमसी जिस ढंग से बुलडोजर लेकर बीएमसी के लोग वहां पहुंचे, ये शिवसेना के लोगों को, उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को ऐसी चीज़ों से, ऐसी हरकतों से परहेज करना चाहिए था। ये यकीनन सत्ता का अहंकार है, लेकिन संपादकीय लिखते समय संतुलन तो रखिए। कुछ कंगना के अहंकार पर भी तो बात करिए, कुछ रिया चक्रवर्ती के मामले में मीडिया ने 2.5 महीने तक जो किया उस पर भी बात करिए। लेकिन यहाँ आपको रिया चक्रवर्ती के बारे में आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, रिया चक्रवर्ती की नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तारी को लेकर उठे सवालों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक लाइन लेकर इस तरह से निकल गए और उसके बाद हर जगह पूरे उसमें कंगना के साथ कवच बनकर ये संपादकीय लिखा गया है। और उसके बाद कंगना के गुनाह, कंगना ने भी कुछ किया, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। दोनों गलत हैं। कंगना जो बोल रही है उसका, उनका जो तरीका है वो भी उतना ही गलत है जितना संजय राउत ने अगर हरामखोर कहा गलत है। और अगर कंगना ये कर रही है तो उनका भी कुछ एजेंडा होगा, ये समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। तो चलिए, ये खबर है। इसके अलावा मेरे ख्याल से रिया की मैं आपको बता चुका और बाकी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है नहीं। चीन पर मैं ज़्यादा बात करना चाहता था पहले पन्ने पर, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में खबर वही है। दिल्ली में हाईएस्ट केसेज कैसे मिले हैं, 4000 केस, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का भरोसा और वादा है कि चीज़ें, स्थितियां नियंत्रण में हैं, कुछ ख़राब नहीं होगी और कैसे ये होगा। अब बाकी अखबारों में हेडलाइन वही है, उद्धव आज मेरा घर टूटा है, तेरा घमंड टूटेगा, वक्त का पहिया है, जो कंगना की धमकी है तू तड़ाक की भाषा में, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट से लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। उसके बाद मराठा आरक्षण दिया गया, जिसको फ़िलहाल याचिका दायर हुई थी, जिस पे उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये है। और उसके बाद कुछ छिटपुट खबरें हैं। 33 मिनट हो गया है, तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। एक खबर मैं जाते जाते इतना बता दूँ कि मिंट अखबार में एक खबर है, गांव कनेक्शन का हालांकि सर्वे है, बाद में मैं देख रहा था, इकोनॉमिक आउटलुक ग्रिम इन भारत, और कैसे ग्रामीण इलाकों में जो गरीब लोग हैं उन्हें कितना नुकसान और कैसे मुश्किल और मुसीबत का सामना करना पड़ा है लॉकडाउन की परिस्थितियों में। ये इकोनॉमी, इसमें द मिंट ने छापा है, मिंट ने छापा है ये। लेकिन इसमें एक जानकारी जो है इस ग्राफ के ज़रिए, हालांकि ये लोकनीति और गांव कनेक्शन का सर्वे है, जिसमें छापा है कि ये प्री लॉकडाउन भी गरीबों की स्थितियां, गरीबों की मुश्किलें उतनी ही थी, थोड़ी बढ़ी है। इसलिए सिर्फ लॉकडाउन पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है कि लॉकडाउन से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जैसे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तो इस पे ग्राफ और आंकड़े हैं। अब चूंकि वक्त कम है इसलिए इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही ख़त्म करता हूं। अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि आप सब ने इतने कम वक्त में मेरे इस यूट्यूब के परिवार को 5 लाख तक पहुँचाया। 5 लाख सब्सक्राइबर होना 5 महीने भी शायद नहीं हुए, तो मैं मानता हूं कि ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सब लोगों ने हौसला बढ़ाया, देखा, दोस्तों से शायद शेयर किया होगा और उसके बाद सब्सक्राइब किया होगा। तो ये काफ़िला यूं ही बढ़ता रहे। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं दोस्तों, नमस्कार। और पसीना बहुत है, बहुत पसीना चलता है, बहुत गर्मी। देखिए, तो जैसे कहते हैं ना, खून पसीने की कमाई, तो खून तो नहीं है लेकिन इस वीडियो बनाने के लिए बहुत पसीना बहाता हूँ। तो एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूँ। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूँ, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूँ, वो भी आपको हर रोज बताता हूँ। और दरअसल हकीकत क्या है